लास्ट टाइम पे हमें लगता है डेट ऑफ पार्टनर में मैंने प्रॉफिट निकालना सिखाया था ना। लास्ट वाले में हमने प्रॉफिट निकालना सिखाया था। प्रॉफिट निकालना सिखाया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, शायद जहां तक मुझे याद है। तो मैंने उसकी एंट्री भी आपको बताई थी। सही है? क्यों? हाँ बेटा, लास्ट टाइम तो पढ़ाए थे डेट ऑफ पार्टनर। डेट ऑफ अ पार्टनर में बच्चों शायद आपको ये दिख रहा हो, थोड़ा सा ऊपर है। एक मिनट बच्चों, अब दिखाई दी क्या ना? अब शायद दिख रहा होगा। डेट ऑफ अ पार्टनर में मैंने यहाँ पे आपको निकालना सिखाया था प्रॉफिट। यही एक चीज नहीं आती है डेथ ऑफ अ पार्टनर में, जो कि इसको एडमिशन और रिटायरमेंट से अलग बनाती है। जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है और उसके बाद बेटा जो आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उससे जो डेथ ऑफ अ पार्टनर हल्का सा अलग होता है ना, वो सिर्फ इसी टॉपिक से अलग होता है। प्रॉफिट क्या था? जिस डेट को उसकी डेथ होती है, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर जब आपका स्टार्ट होता है, तो आपने देखा होगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, बंद होता है 31 मार्च को। बच्चों जब भी आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है और इसके मिड में अगर आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टनर की मिड में डेथ होती है, सपोज दैट किसी की डेथ हो गई 1 अक्टूबर को, तो मैंने यही सिखाया था कि यहां से यहां तक के प्रॉफिट में 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर के प्रॉफिट में जो डिसीज पार्टनर है उसका भी तो शेयर होगा, और जो उसका शेयर होगा वो किसको मिलेगा? उसके एग्जीक्यूटिव को मिलेगा। किसको मिलेगा? उसके एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि पार्टनर को तो मिल नहीं सकता, वो तो जा चुका है, दुनिया से जा चुका है, तो उसको तो मिलेगा नहीं, उसके एग्जीक्यूटिव को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बस यही एक चीज ऐसी है जो डेथ को आपके एडमिशन और रिटायरमेंट से अलग बनाती है। इतनी चीजें बताई। प्रॉफिट निकालने का मैंने एक मेथड भी समझा दिया था कि बेटा प्रॉफिट यहाँ पे दो बेसिस से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है टाइम बेसिस और दूसरा होता है सेल्स। ठीक है? अगर बच्चों प्रॉफिट क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि हाँ ये प्रॉफिट था, इसी बेस पे इतना निकालना है, देन इट इज अ टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। जब तक क्वेश्चंस में सेल्स बेसिस ना कहे या सेल्स ना दिया हो या ये ना कहे कि प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जब तक ये ना कहे सेल्स बेसिस पे, तब तक आप निकालोगे हमेशा टाइम बेसिस पे। ओके? जब तक प्रॉफिट ना कहे सेल्स बेसिस पे, आप निकालोगे टाइम बेसिस पे। जब प्रॉफिट कहेगा टाइम बेसिस पे या सेल्स बेसिस पे, तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो हम हमेशा टाइम बेसिस पे ही निकालते हैं क्या? प्रॉफिट। अब बच्चों दो एंट्रियां हमने यहाँ पे आपको सिखाई थी बनाना, अगर जनरल एंट्री की बात की जाए। दो एंट्रियों में कौन कौन सी एंट्री थी? कि सर एक था जब न्यू पीएसआर दिया होता है, एक था जब न्यू पीएसआर नहीं दिया होता। ठीक, तो चलिए एंट्रियां आपको बता दिया था, बाकी चीजें बता दी थी, फिर से भी आज भी बता दूंगा। टाइम बेसिस हो चुका था, सेल्स बेसिस देखते हैं। एक बार टाइम बेसिस का फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या था? कैसे निकालते थे? जो डिसीज पार्टनर का शेयर था, देखो ऐसे निकालते थे टाइम बेसिस पे। मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पे जो डिसीज पार्टनर या डेथ पार्टनर शेयर होता था प्रॉफिट का, वो कैसे निकलता था? तो डेथ पार्टनर शेयर जो हम निकालते हैं, तो उसमें क्या लिखते थे? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है, वो आपको निकालना पड़ेगा जैसा भी दिया होगा। मंथ में है तो आप मंथ में लिखिएगा, डेज में है तो आप डेज में लिखिएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल मंथ को ले रहा हूँ। मंथ अपॉन 12। अगर मंथ में होगा तो 12 से डिवाइड देंगे, तो अगर डेज में होगा तो हम किससे डिवाइड देंगे? तो हम 365 से डिवाइड देंगे अगर डेज में होगा। इसका मल्टीप्लाई बाई जो डिसीज पार्टनर का शेयर है, डिसीज पार्टनर का शेयर, जो भी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो हिस्सा था 2/3, 1/3, 1/6, जो भी हिस्सा था डेथ पार्टनर का, उसका शेयर लिख देंगे डेथ पार्टनर शेयर। डेथ पार्टनर शेयर मैंने डीपीएस लिख दिया है, डीपीएस इन द सेंस डेथ पार्टनर शेयर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अ डेथ पार्टनर शेयर ऑफ अ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इनटू मंथ बाय 12 इनटू डीपीएस डेथ पार्टनर शेयर निकाल लीजिएगा।
दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये था बच्चों टाइम बेसिस। ओके सर, ये हम समझ भी लिए थे। आज हम बच्चों यहाँ पे आपको सिखाएंगे सेल्स बेसिस में, कैसे हम सेल्स बेसिस में। ध्यान से देखिएगा सेल्स बेसिस की चीजों को, कहीं अगर दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा कि सर ये टॉपिक है, यहाँ पे चीजें नहीं समझ में, फिर से बता दीजिए, बता। बच्चों जब सेल्स बेसिस की बात की, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स बेसिस पे जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो वहां भी आपको यही एक चीज ध्यान में देनी है। सपोज दैट एक हम एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2:1, 3:2:1। ओके, बी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई। बच्चों जब बी की डेथ हो जाएगी तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा या प्रॉफिट कहेगा कि इस बेसिस पे निकालना है, एवरेज बेसिस पे निकालना है कि लास्ट ईयर के बेसिस पे निकालना, कहेगा प्रॉफिट के लिए। लेकिन मैं इस एग्जांपल में प्रॉफिट को ले लेता हूं। सपोज दैट प्रॉफिट यहां पे था आपका बच्चों, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट था 1,20,000। प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। बी की बच्चों जो डेथ होती है, डेथ की डेट दी हुई, डेट यहां पे दी है 1 अक्टूबर। बुक्स हमेशा 31 मार्च को बंद होती है। ठीक, हमेशा जब भी डेथ का क्वेश्चन पढ़िएगा सबसे पहले आप यही एक चीज देखिएगा कि बी की या जो भी पार्टनर की डेथ हुई है वो कब हुई है। डेथ में सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली क्या है कि पार्टनर की डेथ होती कब है। हमने देखा 1 अक्टूबर को डेथ होती है, फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को बंद होता है। बेटा यहाँ पे 1 अक्टूबर तक कितने मंथ होंगे? 6 मंथ। मतलब जब आपका साल स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर, उसके 6 महीने में, 6 महीने के बाद आपके पार्टनर की डेथ हो गई, की डेथ, मंथ आ गए, प्रॉफिट दिया था। अब सिर्फ अगर इतना ही दिया होता तब प्रॉफिट निकालने के लिए कहता तो क्या होता, वो टाइम बेसिस पे हम निकाल लेते, 6 महीने का प्रॉफिट निकाल लेते। लेकिन यहां पे हम सीख रहे हैं सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस के लिए क्वेश्चन में सेल्स दी होगी, क्या दी होगी? सेल्स दी होगी। और सेल्स इस 6 महीने की भी होगी और पूरे साल की भी दी होगी। इस 6 महीने में आपने कितना बेचा था और पूरे साल में आपने कितना बेचा, ये आपके सेल्स में दिया। देखते हैं कैसे। सपोज दैट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, sales during the year is 60,000. How much? Then it is a 60,000. इस सेल्स तो 60,000 हुई थी पूरे साल में। और इसके बाद आपको ये भी दिया होगा at that time from 1st April to 1st October, that time from 1st April to 1st October sales 10,000, सिर्फ 10,000। मतलब जब तक वो जिंदा था 6 महीने में कितनी सेल्स हुई थी? 10,000। उसके जाने के बाद 50,000 और सेल हो गई, तो टोटल साल में कितनी सेल हुई? 60,000। ये क्वेश्चन में आपको इतने इंफॉर्मेशन गिवन होगी जब भी सेल्स बेसिस की बात की जाए। ठीक है, क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया। मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना। एबीसी पार्टनर थे, उनका रेशियो था 3:2:1। बी की डेथ हो जाती है कब? 1 अक्टूबर को। उस समय ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल का जो प्रॉफिट था कितना था? 1,20,000। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दी हुई थी 60,000 और सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर कितना दिया था? 10,000। तो आपसे कहा गया कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब सब निकालना कैसे जाए, आइए देखते हैं कैसे निकालना। देखो बच्चों, जब बेटा हम प्रॉफिट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट ही निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल कुछ 6 महीने। ठीक, कैसे? इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट इनटू सेल्स अपॉन टोटल सेल्स। अब सर ये सेल्स अपॉन टोटल सेल्स क्या है? बेटा ये सेल्स टिल डेथ है।
सेल्स टिल डेथ। थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये एक मिनट रुको, ऐसे फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इनटू सेल्स टिल डेथ, सेल्स टिल डेथ अपॉन टोटल सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट लिखना है सेल्स टिल डेथ, जब उसकी डेथ हुई उसके बीच में क्या सेल्स थी अपॉन टोटल सेल्स। चलिए सर, प्रॉफिट था यहाँ पे 1,20,000, बेटा जब उसकी डेथ हुई तब तक का प्रॉफिट कितना था, तो देखिए तब तक का प्रॉफिट यहाँ दिया था 10,000, और पूरे साल का प्रॉफिट कितना था 60,000, डिवाइड दे दीजिए, आ जाएगा 20,000। ये 20,000 प्रॉफिट आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स जब उसकी डेथ हुई। समझ में आया 20,000? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये चीज समझ में आ गई। बेटा समझ में आ गया तो आप बोल भी सकते हो, क्योंकि आज मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। ठीक है, तो आप हमसे बराबर जो भी चीजें ना हो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। आ गया ना ये 20,000, कोई दिक्कत है? चलो, जब बेटे 20,000 आए तो वो 6 महीने का प्रॉफिट है, ये 20,000 6 महीने के सेल्स के बेसिस पे है। इस 20,000 में सभी का तो हिस्सा होगा, ए का भी, बी का भी, सी का भी। हमें किसका हिस्सा चाहिए? हमें सिर्फ बी का शेयर चाहिए, क्योंकि डेथ किसकी हुई है? डेथ हुई है बी की। तो बेटा इस 20,000 में बी का शेयर निकाल लीजिए। तो बेटा बी शेयर हम लिखेंगे 20,000 का हाउ मच, बी का हिस्सा कितना 2/6 है, 2/6। बी का हिस्सा कितना था 2/6 था, 2/6 निकाल लीजिए, प्रॉफिट में बी का हिस्सा आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया प्रॉफिट की कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, चलो। अब बेटा इसकी एंट्री क्या बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रॉफिट की 2 ही एंट्री आपको बताई थी डेथ में। अब जो बच्चों प्रॉफिट की 2 एंट्रियां थी, उन 2 एंट्रियों, वो 2 एंट्रियां बनाई कब कब जाती हैं उसको ध्यान से देखना। प्रॉफिट की मैंने 2 एंट्री बताई थी। पहली एंट्री बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों पहली एंट्री हमने आपको बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कब बनाते हैं? जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर ना दिया हो। इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, यहां देखो मैंने न्यू पीएसआर नहीं दिया था, यहां था एबीसी इज अ पार्टनर इन अ फर्म फॉर 3:2:1। देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू पीएसआर इन द क्वेश्चन, सो इन दिस क्वेश्चन वी विल नॉट गिव यू अ न्यू पीएसआर, सो वी विल मेक दिस एंट्री इन दिस एग्जांपल, profit and loss suspense account debit to death partners capital account. Okay, then remember it, when there is no any new PSR given in a question, we make only one entry, that is called a profit and loss suspense account debit to death partners capital account. But if there is a new PSR given in a question, old PSR also given in a question and new PSR is also given in a question. When new PSR is given in a question, then first we calculate a gaining ratio. When new PSR given in a question, then first we calculate a gaining ratio, and that after that we make an entry. What we make an entry of a profit? Then we make an entry of profit, gaining partner capital account debit, gaining partners capital account debit to retire, sorry, to death partner capital account या to sacrifice partner capital account। आप ऐसे लिख सकते हो to death oblique sacrifice partner capital account। एंट्री समझ में आई बच्चों? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ एंड sacrifice partner capital account। एनी प्रॉब्लम? नो। चलो, तो समझ में आ गया ना कि दोनों एंट्री हम बनाते कब कब है, पहली एंट्री कब बनाएंगे और दूसरी एंट्री हम कब बनाएंगे।
ये एंट्री हम कब बनाएंगे? व्हेन न्यू पीएसआर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी मेक दिस एंट्री. And when new PSI is not given in a question, then we make a first entry, that is called a profit and loss and suspense account debit to death partners capital account. यही दो एंट्रियों में से कोई एक एंट्री प्रॉफिट की बनती, चाहे ये बनेगी या फिर पहली वाली बनेगी. तो दोनों की कंडीशंस अलग अलग है. क्वेश्चन में अगर न्यू पीएसआई दिया है तब हम इसकी बनाएंगे, नहीं दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल. समझ में आ गया बच्चों? तो बस बेटा डेथ में सिर्फ इतनी सी चीज थी, इतना सा चेंजेस था डेथ में, और डेथ खत्म हो जाता है. डेथ में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना था. अब बेटा न्यू पीएसआर आपको निकालना आता ही, मैंने आपको सिखाई दिया था. गेनिंग मैंने आपको बता दिया था. प्रॉफिट की एंट्री मैंने आपको बता दी. गुडविल की एंट्री आपको आती ही है, ठीक है. रिवैल्यूएशन की एंट्री आती ही है. जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आपको पता है. जनरल एंट्री बनने के बाद रीवैल्यूएशन बनाना मैंने आपको सिखाया ही था. पार्टनर्स कैपिटल आपने सीखा है, बैंक अकाउंट सीखा है, बैलेंस शीट चूंकि कोर्स में नहीं है, आना है नहीं, और वो स्टार्टिंग में बता भी चुका था बैलेंस शीट कैसे बनती है. तो जितने भी पार्टनरशिप के चैप्टर हैं सब में बैलेंस शीट एक जैसी बनती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता. तो सर इसमें और कुछ है क्या? इसका बेटा क्वेश्चन में आता है जो डेथ पार्टनर होता है ना, डेथ पार्टनर के एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना रहे हैं. क्वेश्चन में कुछ लाइन दी होती है, उसमें डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटिव आता है, तो जैसे आप एंट्री बनाओगे वहां से उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बन जाता है. ठीक, मैंने आपको बताया था. यहाँ पे नई चीज देखिएगा, नई क्या है, ये ओल्ड है लेकिन ये सभी में एप्लीकेबल होती है. जब बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हो ए एंड बी, एडमिशन में क्या होता था? एडमिशन में जो बैलेंसिंग बचती थी उसको आप क्या लिखते थे? टू बैलेंस ईडी लिखते थे ना. मान लीजिए एक आदमी था, बी एक नया पार्टनर आया, तो एडमिशन का क्वेश्चन हो गया, जो बैलेंसिंग बची उसे क्या लिखते थे? टू बैलेंस ईडी लिखते थे. ये बैलेंसिंग जो बचती थी. फिर जब आप सेकंड चैप्टर में आए, वहां पे आपने पढ़ा रिटायरमेंट. तो रिटायरमेंट में क्या होता था? मान लीजिए दो पार्टनर थे, बी रिटायर्ड हो गया, तो ए की बैलेंसिंग हम कहाँ लिखते थे? ए की बैलेंसिंग तो यहीं लिखेंगे, लेकिन जो बी की बैलेंसिंग थी उसको हम कहाँ लिखते थे? टू बीज लोन अकाउंट. लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे ना? बोलो यार, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे. जब बी रिटायर्ड हुआ तो 20 का लोन अकाउंट. जब बेटा आप डेथ में आते हो, मान लीजिए डेथ में अगर बी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई, ए का तो बैलेंसिंग जो होगा ए की बैलेंस ईडी में जाएगा, लेकिन जब बी की डेथ हुई तो सर बी की बैलेंसिंग कहां जाएगी? तो बी के एग्जीक्यूटिव में जाएगी. कहां जाएगी? देखोगे टू बीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, टू बीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट. कोई दिक्कत? तो ये बी के एग्जीक्यूटिव में आ जाती है. बस बच्चों इस चैप्टर में इतना ही था. ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है. इस चैप्टर में इससे ज्यादा चीजें कुछ नहीं थी. तो यहाँ पे आज की डेट में आपका रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. किसी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, या कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक हो जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आज आप हमसे पूछ सकते हैं. हर डाउट बता देंगे. अगर डाउट आपके पास अभी नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, फोन मिला के बता दीजिएगा, हम उस डाउट को भी आपको बता देंगे. कोई दिक्कत? किसी को अगर अभी कुछ पूछना है? बस आज के लिए इतना काफी. नेक्स्ट टर्म से जो हम क्लास पढ़ेंगे या नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे बेटा, नेक्स्ट टर्म से हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन. पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन. द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन लास्ट चैप्टर जो है उससे हम पढ़ेंगे, उससे हम कल से पढ़ेंगे. और उससे भी कंप्लीट करने के बाद जो पार्टनरशिप का आपका 30 मार्क्स का वेटेज है वो पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कंप्लीटली. फर्स्ट फंडामेंटल पढ़ा दिया था, सेकंड मैंने आपको चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर बता दिया था, थर्ड मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ाया, फोर्थ चैप्टर बच्चा मैंने आपको रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ाया, और फिफ्थ चैप्टर अब जो पढ़ाऊंगा दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. और ये पांचों चैप्टर मिला के आपके 12th में वेटेज जो बनता है वो 30 मार्क्स का वेटेज बनता है. 30 नंबर का जो वेटेज है ये इन्हीं 5 चैप्टरों से आता है.
और डिसोल्यूशन पढ़ाने के बाद 30 मार्क्स का कोर्स मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, 30 मार्क्स की वेटेज का कोर्स। डिसोल्यूशन के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स, डिबेंचर्स, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों चैप्टर ये 10-10 मार्क्स के वेटेज के हैं। डिबेंचर भी 10 मार्क्स का, शेयर्स भी 10 मार्क्स का और आपका एनपीओ भी 10 मार्क्स का। ये 10-10 नंबर के वेटेज के चैप्टर हैं, टोटल हो जाएंगे 60 मार्क्स। 30 नंबर आपके पार्टनरशिप से, 30 नंबर यहाँ से, हो गए 60 मार्क्स। और 20 नंबर का जो वेटेज है बच्चों वो आपकी पार्ट बी से है, जहां पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हो, रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो, वहां से आपके 20 मार्क्स, 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट आपके फ्रेमवर्क पे हो जाते हैं, जो कि अभी आपके प्रोजेक्ट के असेसमेंट या प्रैक्टिकल्स होंगे। तो हो गए टोटल 100 मार्क्स। तो इस 100 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स डिसोल्यूशन पढ़ाने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, किसी बच्चे को और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मुझसे। पूछना है किसी को कुछ? पूछो, अब आप लोग पूछिए।